जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जीएस जीके का एक दमदार सेशन, जिसमें हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस जीके का एक महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है साथी, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछता है वही आयोग दोबारा से रिपीट करता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में मदद करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी जुड़ना ना भूलें हमसे प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को एक बार से दोस्तों को सेशन को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसला सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपको हताश होकर के बैठना नहीं है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने तैयारी की है और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपने खरगोश और जो आपका खरगोश और कछुए की जो दौड़ थी उसको आपने देखा होगा। खरगोश थक कर के बैठ जाता है, आराम करने लगता है, और कछुआ इसी बीच अपनी तैयारी करता रहता है। देखो, तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, कोई भले 2 घंटे करता होगा, लेकिन यदि आप दिन में 1 घंटे भी नहीं करते तो इसके तो 2 घंटे हो रहे हैं, तो आपके 0 हो रहा है। तो इसलिए आप वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, आप तैयारी बैठकर करें। उसके बाद आपका जब वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम आएगी, तो आप यकीन मानिए कि जो आपकी पहले से तैयारी या मेहनत की गई है वो आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप सभी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, नोबेल पुरस्कार किस स्थान पर दिए जाते हैं? साथी कह रहा है जी, नोबेल पुरस्कार होते हैं साथी, ये किस स्थान पर दिए जाते हैं? तो बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत कब होती है? तो साथी 1901 में इसकी शुरुआत होती है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल साथी जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? याद रखेंगे, डायनामाइट का आविष्कार किया था इन्होंने। और इन्होंने जब डायनामाइट का आविष्कार किया था तो जो वो खदानें होती थी, खोदते थे, उसमें जो लोगों की सहयोग हो सके इसलिए इसका आविष्कार हुआ था। लेकिन इसको लोगों ने गलत वे में लिया और इसको बम बनाने के लिए, युद्धों में कार्य करने के लिए लोग लेने लगे। तो ये बहुत दुखी हुए। तो इन्होंने अपने ही जब इन्होंने मरने से पहले कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद क्या करना, आप लोग पुरस्कार मेरे नाम पर देना, और जो मेरे नाम की जो राशि होगी वो आप ऐसे लोगों में बांटना जो समाज के हित में काम कर रहे हो, गरीबों के हित में काम कर रहे हो। तो इसी क्रम में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है, और ये साथी पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम और ओस्लो में। कहाँ कहाँ? तो याद रखेंगे, स्टॉकहोम और ओस्लो में दिए जाते हैं। साथ ही ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरुआत होती है स्टॉकहोम और ओस्लो। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, कहाँ की याद रखेंगे आप लोग, स्वीडन की राजधानी। इसके अलावा ओस्लो आपकी नॉर्वे की राजधानी है। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है पुरस्कार, जिनमें से सबसे पहले आपका शांति होता है। ठीक है, शांति होता है। इसके साथ साथ साहित्य होता है। ठीक है, साहित्य होता है। इसके अलावा आपका फिजिक्स होता है। क्या होता है? फिजिक्स, इसको भी याद रखेंगे, फिजिक्स होता है। इसके अलावा क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। ठीक है, केमिस्ट्री होता है। इसके अलावा एक होता है आपका चिकित्सा होता है, इसको भी याद रखेंगे, चिकित्सा होता है। इसके साथ साथ होता है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 6 क्षेत्र हैं जिनमें आपका क्या दिया जाता है, आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखेंगे, ये 5 पुरस्कार तो 1901 में शुरू हो गए थे, इनको देख लेंगे 1901 है या 1900 है। ठीक है, कन्फर्म थोड़ा कर लेंगे आप लोग। लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल था ये आपका 1968 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। और जो स्वीडन है, यहाँ पर आपके 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन आपका जो शांति का नोबेल है, किसका? याद रखेंगे, जो आपका शांति का नोबेल होता है ये आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो नोबेल पुरस्कार है ए और बी दोनों याद रखना है। स्वीडन में की राजधानी स्टॉकहोम में भी दिया जाता है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भी दिया जाता है। ओस्लो में शांति का, बाद बाकी सारे के सारे आपके कहाँ पर? स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
और इसको प्रदान कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। कब किया जाता है? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इनको प्रदान किया जाता है। और 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत का संविधान यहाँ पर लिखा है भारत का संविधान साक्षर जिला कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन था कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है। इस तरह से आपसे पूछा है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है। तो बात करेंगे भारत के पहले संविधान साक्षर जिले के बारे में। साथ ही ये कोल्लम है, जो कि आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पर? याद रखना है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, ये केरल में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जितने भी निवासी हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे संविधान के ज्ञाता बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? इनको संविधान का नॉलेज हो चुका है, इसलिए ये संविधान साक्षर भारत का पहला जिला बना है। आप सभी को पता होगा 2011 की जो जनगणना हुई थी, तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर थी? आपके केरल में ही थी। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, लगभग 97%। तो इसी क्रम में केरल सरकार ने एक प्रयास किया है, जो प्रत्येक जिले को संविधान साक्षर बनाना, यानी कि संविधान की जानकारी देना। लेकिन आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्लम। बात करेंगे कच्छ के बारे में, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। कैसा? क्षेत्रफल की दृष्टि से। हालांकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो लेह है ये भी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन लेह का अधिकांश हिस्सा चीन और पाकिस्तान के कब्जे में। किसके? चीन और पाकिस्तान के कब्जे में, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका लेह है, लेकिन वर्तमान में जो आपका भारत का जिस पर अधिकार है तो वो कच्छ जिला हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे माहे जिला के बारे में। ये आपका पुदुचेरी में स्थित है। कहाँ पर? याद रखेंगे, पुदुचेरी का एक जिला है, पुदुचेरी का माहे, जो कि केरल की क्षेत्र सीमा में आता है, और ये भारत का सबसे छोटा जिला है। माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप याद रखेंगे, कोल्लम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन से बने हैं? भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? इसको आपको याद रखना है। तो बात करेंगे हम एच.जे. कानिया, जिनका नाम है हरीलाल जे कानिया। साथ ही ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट न्यायाधीश थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के फर्स्ट न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? हरीलाल जे कानिया। इसके अलावा 50वें क्रम की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। जस्टिस आप लोग याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है धनंजय। क्या नाम है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है, और ये भारत के 50वें क्रम के जज हैं। कौन से क्रम के? याद रखेंगे, 50वें क्रम के जज बने हैं हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे उदय उमेश ललित की, जिनको हम यूयू ललित के नाम से जानते हैं। उदय उमेश ललित, जो कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। 49th चीफ जस्टिस सीजीआई कौन थे? याद रखेंगे, यूयू ललित थे। इसके अलावा एन वी रमन्ना की बात की जाए तो भारत के 48th क्रम के क्या थे? सीजीआई थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना आपके 48 थे, और आपके 49 थे आपके यूयू ललित, जिनका कार्यकाल केवल 74 दिन का था। जो 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे यूयू ललित, इनका कार्यकाल केवल 74 दिन का था। ठीक है, और धनंजय यशवंत चूड़ आपके 50वें क्रम के जो वर्तमान में भारत के सीजीआई हैं, इनको भी याद रखना है आपको। ठीक है, और भारत के पहले कौन थे? हरीलाल जे कानिया थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका का कप्तान कौन था? 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका का कप्तान कौन था? तो बात करेंगे इनके बारे में। ये क्वेश्चन आज आपका एक एग्जाम में पूछा गया है, जो मध्य प्रदेश में एग्जाम चल रहा है वन रक्षक का। किसका? वन रक्षक का। ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट ताज़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपसे एसएससी भी पूछ ले। तो याद रखना है आपको, कुमार संगकारा के बारे में याद रखेंगे। 2011 में जब विश्व कप हुआ था, तो इस समय श्रीलंका का कप्तान था कुमार संगकारा, और भारत के कप्तान थे कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों के मध्य क्या होता है? फाइनल होता है, और इस फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 28 साल बाद श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। ये भी आपको याद रखना है। भारत ने 28 साल बाद फाइनल में श्रीलंका को हरा करके विश्व कप का खिताब जीता था। धोनी इसके कप्तान थे। बात करेंगे एंजेलो मैथ्यूज के बारे में। ये भी श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और 2015 जो वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ पर ये कप्तान थे। ठीक है, बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा वर्तमान में क्या है? ये भारतीय टीम के कैप्टन हैं। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। हो सकता है 7 जून से होने वाले WTC जीत ले, तो इनको भी ये आपके हिस्ट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कुमार संगकारा के बारे में, जो कि श्रीलंका कप्तान थे। और MS धोनी एक सफल कप्तान माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी ही कप्तानी में 3 ट्रॉफियाँ जीती हैं, जिनमें से आपका हो जाता है सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप, जो 2007 में जीता था। कब जीता था? 2007 में। इसके अलावा आ जाता है वनडे वर्ल्ड कप, जो इन्होंने 2011 में जीता था। इसके अलावा धोनी ने जीती थी ICC एक ट्रॉफी हुई थी 2013 में। कौन सी? ICC की एक ट्रॉफी हुई थी, चैंपियनशिप। ठीक है, इसको जीता था 2013 में। इसको भी याद रखना है। तो धोनी सबसे भारत के सफल कप्तान माने जाते हैं। इन्होंने भारत को ICC के 3 खिताब दिलाए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है आसियान की स्थापना कब हुई थी। बात करेंगे आसियान के बारे में, क्या है आसियान, इसकी स्थापना कब हुई है। तो याद रखना है आपको 8 अगस्त 1967। कब याद रखना है आपको, डेट याद रखनी है, एक 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना होती है। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्या है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, इसका अर्थ होता है। और इसमें कुल अब वर्तमान में 11 देश हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं साथी, 11 देश हो चुके हैं। और इसका जो 11वां देश बना है इसका नाम है तिमोर लेस्टे। क्या बना है, याद रखना है, जो तिमोर लेस्टे है, तिमोर लेस्टे, इसको याद रखना है, ये आसियान का सबसे नवीनतम देश बन चुका है, ठीक है, तिमोर लेस्टे 11वां। हालांकि इसमें 10 देश हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा 8 दिसंबर 1985 को स्थापना होती है साथी सार्क की। किसकी, आपको याद रखना है, इसकी स्थापना होती है इसमें सार्क की। किसकी होती है, याद रखना है, सार्क की, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसको याद रखना है, सार्क की स्थापना होती है। इसकी कब होती है, तो 8 दिसंबर 1985 को। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है आपको, 4 अप्रैल 1949 के बारे में, इसकी स्थापना होती है नाटो की। किसकी, नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। और वर्तमान में इसमें 31 देश हैं और इसका 31वां देश बना है आपका स्वीडन। क्या बना है, अभी हाल ही में स्वीडन इसका क्या, सॉरी, फिनलैंड बना है, स्वीडन नहीं बना है, इसको याद रखना है आपको। 31वां देश बना है आपका फिनलैंड। देखो स्वीडन और फिनलैंड ने दोनों ने याचिका डाली थी, लेकिन फिनलैंड को चुन लिया गया है, स्वीडन को बाहर कर दिया। बात करेंगे 2017 में क्या हुआ था, तो 2017 में क्वाड की स्थापना हुई थी। किसकी, याद रखेंगे, क्वाड की, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वाड की स्थापना हुई थी 2017 में। और क्वाड की दिमाग की उपज किसे कहा जाता है, क्वाड किसके दिमाग की उपज है, तो शिंजो अबे की। किसकी, जो शिंजो अबे थे आपके जापान के पूर्व पीएम थे, इनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है, इन्होंने क्वाड की स्थापना कराई थी। तो बात करेंगे हम आसियान के बारे में, इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले आपको याद रखना है भारत से सीमा बनाने वाला म्यांमार, क्या नाम है, इसको याद रखेंगे आप लोग, म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इसके साथ साथ मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ये हो जाएगा ब्रुनेई। लेकिन इसी में एक यहाँ पर ये देश पड़ता है, इसका ये अभी हाल ही में आज़ाद हो चुका है, पहले ये इंडोनेशिया का कब्जा हुआ करता था, ये आज़ाद हो चुका है, इसी का नाम है तिमोर लेस्टे, जो कि आपका 11वां देश बना है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बात करेंगे विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर है साथी आपका कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे ओडिशा की, तो ओडिशा में साथी आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किसका, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपका बृहदेश्वर मंदिर है। कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम ने बनवाया था, किसने, राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा केरल की बात की जाए तो यहाँ पर साथी एक सबरीमाला मंदिर स्थित है, वही सबरी साथी जो आपके भगवान राम के झूठे बेर खिलाए थे, सबरीमाला मंदिर के बारे में बात करेंगे तो ये आपका साथी केरल में स्थित है, ठीक है, रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सबरीमाला मंदिर ये अक्सर चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर कभी महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो जाता है, कभी महिलाओं का प्रवेश खोल दिया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक में याद रखना है आपको विरूपाक्ष मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हम्पी के आसपास जो आपका विजयनगर वाला एरिया है, वही हम्पी के आसपास यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो बात करेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, तो अनुच्छेद 74 साथ ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि जो प्रधानमंत्री होगा, जो आपके देश का पीएम होगा, इस पीएम की सलाह से, किसकी, पीएम की सलाह से आपका जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 75 में कहा गया है जो आपके चुने हुए सांसद होंगे, चुने हुए सांसद जाएंगे आपके राज्य किसमें, लोकसभा में, ठीक है। तो ये चुने हुए सांसद क्या करेंगे, अपना पीएम चुनेंगे, एक नेता चुनेंगे जिसको प्रधानमंत्री नाम दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा आपका 75। इसके अलावा अनुच्छेद 76 की बात की जाए साथी, तो अनुच्छेद 76 में आपका जो महान्यायवादी होता है, कौन, महान्यायवादी होता है, ये आपका अनुच्छेद 76 में, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति कहाँ पर है, आपकी अनुच्छेद 72 में, जिसमें मृत्युदंड और मार्शल लॉ राष्ट्रपति माफ कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करेंगे विश्व मलेरिया दिवस के बारे में, आपको याद रखना है 25 अप्रैल को। कब साथी, 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे 24 मार्च के बारे में, इसमें मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। क्या मनाया जाता है,
विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 17 अप्रैल की बात की जाए तो साथी विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। और हीमोफीलिया को साथी कहा जाता है शाही रोग। क्या कहा जाता है? शाही रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो याद रखेंगे जो इंग्लैंड के महाराज और महारानी थे सबसे पहले उन्हीं को हुआ था, तो इसलिए इसको शाही रोग कहा जाता है। और याद रखेंगे ये एक अनुवांशिक रोग है। कैसा? अनुवांशिक, यानी कि माता के माध्यम से ये बच्चों में भी आ सकता है। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जो एड्स दिवस होता है ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। बात करेंगे मलेरिया दिवस के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? बात करेंगे भारत के 53rd टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से यदि आपके दिमाग में आ रहा है गुरु घासीदास तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गुरु घासीदास आपका नहीं है। ये चर्चा में रहा था, इसकी सिफारिश गई थी, लेकिन आपकी जो मंत्रिपरिषद थी उसने रानीपुर टाइगर रिजर्व को आपका 53rd बना दिया है। ठीक है, अभी गुरु घासीदास नहीं बना है, जब ये बनेगा तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ता है, इसी में आपका स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का आपका 4था टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी का 4th टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? चित्रकूट का जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और भारत का ये 53वें क्रम का है। बात करेंगे रामगढ़ बिस्तारी के बारे में, ये भी टाइगर रिजर्व है आपका। और ये कहाँ पर स्थित है साथी? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। इसको भी याद रखना है, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, जो कि 52nd क्रम का है। कौन सा? देखो 53वां पूछा है तो आपसे 52वां भी पूछ सकता है। बात करेंगे तराई हाथी रिजर्व के बारे में साथी, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये देश का 33वां हाथी रिजर्व है। क्या है? देश का 33वां हाथी रिजर्व है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखेंगे। गुरु घासीदास आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जब ये आपका बनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, हालांकि अभी ये बना नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो बात करेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के बारे में। इसको याद रखना है, डॉक्टर सिंथिया रेसेंजविक। कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे साथी। डॉक्टर सिंथिया रेसेंजविक को आपका 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। देखो साथी, जो आपके खाद्य के क्षेत्र में, किसके? भोजन के क्षेत्र में, पेड़ पौधों को लगाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और जो आपके जानवरों की केयर टेकिंग करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके भोजन में सहायता करते हैं, किसके? जानवरों के। तो इन ऐसी स्थिति में इनको क्या दिया जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO की बात, WAF वर्ल्ड एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी कुछ है, इसको याद रखेंगे। इसका मुख्यालय जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन वाला है, इसका मुख्यालय है रोम में, जो कि इटली में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के द्वारा WAF करके है, थोड़ा सा दिमाग से उड़ रहा है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसको। डॉक्टर सिंथिया को आपका दिया गया है कौन सा? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, जो 2021 का था ये भी याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले। 2021 का किसे दिया गया था? तो भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक है डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह, जो कि अमेरिका में रहती हैं, इनको भी दिया गया था। जो डॉक्टर सिंथिया है ये भी आपके USA के हैं, और जो ये शकुंतला हरके सिंह है ये भी USA की हैं। ये भारतीय मूल की हैं, पहले भारत में रहती थी, बाद में वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। और भारत में पहली बार साथी किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को भारत में पहली बार दिया गया था साथी। इनको 1987 में इनको पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये भारत को मिला पहला खाद्य पुरस्कार था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है? तो बात करेंगे अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति के बारे में। ये साथी हो जाएगी आपकी रजत क्रांति। क्या हो जाएगी? रजत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात की जाए साथी तो ये दूध उत्पादन से, किससे? जो दूध उत्पादन होता है इससे संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है, इसके अलावा हरित क्रांति किससे है? जो कृषि कार्य होते हैं, कृषि कार्यों से फसलों की अच्छी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का संबंध होता है। बात की जाए पीली क्रांति की तो ये तेल उत्पादन से, किससे? तेल उत्पादन से, जैसे हम कह सकते हैं सरसों उत्पादन से। ठीक है, सरसों उत्पादन से क्या है? ये आपकी हो जाएगी पीली क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति में क्या हो जाएगा? आपका अंडा उत्पादन। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस वायसराय की मृत्यु अंडमान निकोबार में हुई थी? ठीक है, बात करेंगे कौन सा वायसराय था जिसकी मृत्यु हुई थी अंडमान निकोबार में। इसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था साथी? लॉर्ड मेयो नाम था। और लॉर्ड मेयो के बारे में बात की जाए तो साथी एक शेर अली खान नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? याद रखेंगे, शेर अली खान। ये भारत का एक देशभक्त था
और इसने भारत को आज़ाद कराने के लिए मैं उस समय अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में घूम रहे थे। तो उसी समय शेर अली खान नामक व्यक्ति ने 1872 में, कब 1872 में इनको चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। ठीक है, बात करेंगे लॉर्ड मैकाले के बारे में। लॉर्ड मैकाले जो कि नई शिक्षा नीति लेकर आया था भारत में। ठीक है, भारत की शिक्षा नीति बदलने का जिम्मा किसका था? लॉर्ड मैकाले का था। लॉर्ड इरविन की बात की जाए तो इसके समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। जब गांधी जी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो इस समय इरविन ने कहा था कि आप आंदोलन रोक दीजिए और जो क्रांतिकारी हैं उनको जो आपके सरकारी केस में फंसे हुए हैं उनको छोड़ करके हम सभी को रिहा कर देंगे। तो इसी बीच जो सरकारी केस में फंसे थे आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कौन? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में याद रखेंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको इसी केस में क्या मिल गई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी मिली थी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो 23 मार्च की रात थी साथी जब इनको क्या फांसी दे दी गई थी। ठीक है, देनी तो 24 मार्च को थी, लेकिन इन्होंने क्या करी, अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने पहले एक दिन पहले ही इनको फांसी दे गई, क्योंकि उस समय क्या कह रहे थे, भारत के जो क्रांतिकारी थे वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए रिपन की, तो रिपन भी भारत का एक वायसराय हुआ है जिसने बहुत सारे कार्य कराए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मकर संक्रांति के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो बात करेंगे मकर संक्रांति के दिन कौन सा देवता है ऐसा जिसकी पूजा होती है? तो भगवान सूर्य की पूजा होती है। किसकी? भगवान सूर्य की। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान सूर्य होते हैं वो मकर वृषभ राशि करके कुछ एक राशि होती है, इस राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस दिन क्या की जाती है? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। बात करेंगे चंद्रमा की पूजा किस दिन की जाती है? तो एक तो आपका इस्लाम में देखा जाए तो ईद में होती है, जबकि हिंदू धर्म में देखा जाए तो आपका एक महिलाओं का त्यौहार होता है करवा चौथ। क्या होता है? करवा चौथ। इसमें किसकी पूजा की जाती है? चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे पृथ्वी की, तो उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया जाता है। उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है रज पर्व। क्या नाम है? रज पर्व में माता पृथ्वी की पूजा की जाती है और यहाँ के किसान 3 दिन के लिए कोई भी कृषि कार्य नहीं करते। ठीक है, देवी लक्ष्मी की पूजा किस दिन की जाती है? तो याद रखना है आपको, दीपावली के दिन। किस दिन? दीपावली के दिन जो माता लक्ष्मी है इनकी पूजा की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सिपकला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बात करेंगे सिपकला दर्रा के बारे में साथी। ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। किस में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए कौन कौन से दर्रा स्थित है यहाँ पर, तो इसमें से 2 दर्रा आपको याद रखना है। दीफू दर्रा, एक आपका दीफू दर्रा हो जाएगा। ठीक है, दीफू दर्रा हो जाएगा। एक आपका यांगयाप दर्रा हो जाएगा। कौन सा? यांगयाप दर्रा। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यांगयाप दर्रा ये वही दर्रा है साथी जिससे आपकी कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये यांगयाप दर्रा के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करती है। सिक्किम के दर्रे की बात की जाए तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। क्या नाम है? जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला दर्रा। ठीक है, जेलेपला दर्रा, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, इनमें से आपके कौन कौन से दर्रे आपको याद रखने हैं? लद्दाख में आपको याद रखना है एक चांगला दर्रा। कौन सा? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना है, लद्दाख में है। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा तसाकाला करके एक दर्रा है, लद्दाख में स्थित है, जो आपकी झील पड़ती है उसी झील के आसपास, तसाकाला दर्रा। ठीक है, इस तरह से है। और लद्दाख में एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है खारदोंगला। कौन सा? खारदोंगला। खारदोंगला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका लद्दाख में है। ठीक है, सिक्किम में जेलेपला हो जाएगा। इसके अलावा नाथूला हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में हमने दीफू देखा, यांगयाप देखा। और सिपकिला, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारालाचा होता है। कौन सा? बारालाचा दर्रा। ये सारे के सारे दर्रे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार से इन सभी को दोबारा से देख लेंगे आप वीडियो को पीछे करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। साथ ही ये है आपका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि आपका पड़ता है कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद में है। इसके अलावा इसकी अगर क्षमता की बात की जाए तो 1.3 लाख, लगभग 1,30,000 लोग यहाँ पर बैठकर मैच देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा, इसको याद रखेंगे आप लोग, सेकंड सबसे बड़ा आपका मेलबर्न है, जबकि जयपुर में एक तीसरा बन रहा है, थर्ड सबसे बड़ा। कौन सा? ये अभी बन रहा है, इसकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो जयपुर में तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है विश्व का। इसके अलावा ग्रीन पार्क की बात की जाए, ये भी एक फेमस क्रिकेट स्टेडियम है अंग्रेजों के ज़माने का। इसका ये कहाँ पर पड़ता है? ये कानपुर में पड़ता है। कहाँ पर? ग्रीन पार्क स्टेडियम है आपका कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
तो ग्रीन पार्क कानपुर में, जयपुर में आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम विश्व का तीसरा है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये आपका विश्व का दूसरा है। जबकि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या 1,30,000 इसकी क्षमता है। ठीक है, 1,30,000 लोग यहाँ पर मैच देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो साथी आपके कुल मिलाकर के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से प्रथम हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। सेकंड 1932 में हुआ था। ठीक है, और थर्ड भी आपका 1932 में ही हुआ था। तो इनमें अगर बात की जाए गोलमेज सम्मेलनों की, तो इसके सारे के सारे जो आयोजन हुए थे ये लंदन में हुए थे। लंदन में हुए थे। इसको गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा गया? तो साथी एक कुछ इस तरह से टेबल थी और इसी के टेबल के चारों ओर बैठ करके लोगों ने क्या की थी? एक मीटिंग की थी। किस तरह से भारत को आज़ाद किया जाए, या किस तरह से भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनको रोका जाए। कुछ इस तरह से अंग्रेज़ थे, भारतीय भी इसमें कुछ शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें से कुल मिलाकर के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। इस जो ये टेबल थी, इस राउंड टेबल के आसपास क्या हुए हैं? लोग बैठकर इन्होंने सम्मेलन किया था, विभिन्न डिस्कस किए थे, और ये सारे के सारे लंदन में हुए हैं। इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इनमें भाग किसने लिया था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। किसके द्वारा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसमें तीनों बार सम्मेलन में भाग लिया गया था। लेकिन कांग्रेस से पूछ लेगा कांग्रेस ने कितनी बार भाग लिया, तो आपको याद रखना है कांग्रेस ने 1 बार भाग लिया था। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बन सकता है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कितनी बार भाग लिया? तो केवल 1 बार लिया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अभी हमने देखा था दिल्ली में दिल्ली समझौता हुआ था, जो गांधी इरविन के बीच हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक है, अहमदाबाद को हमने डिस्कस किया। अभी अहमदाबाद से एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अगर एंसेंट और मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, 1918 का मजदूर मिल आंदोलन। कौन सा? 1918 का जो मजदूर मिल आंदोलन हुआ था, ये अहमदाबाद में हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर ईसानी की उपाधि किसने धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सिकंदर ईसानी की बात की जाए तो सल्तनत काल में एक राजा हुए हैं, सुल्तान हुए, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की गई, और साथ ही इसे द्वितीय सिकंदर भी कहते थे। जो ये उपाधि थी, इसका अर्थ होता था सेकंड सिकंदर। क्या कहा जाता था इसको? द्वितीय सिकंदर। ठीक है, इसी जो से ये इसने उपाधि धारण की है, इसका नाम था द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ईसानी। ठीक है, इसकी इच्छा थी कि ये भी पूरे विश्व को जीतने निकले। किसको? पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है, इसलिए इसने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब आपका मुगल बादशाह था। कौन सा? मुगल बादशाह था। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत क्रूर बादशाह हुआ करता था। ठीक है, बात करेंगे सिकंदर लोदी के बारे में, तो सिकंदर लोदी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसने आगरा की स्थापना की है। जो आधुनिक आगरा आप देखते हैं, इसकी स्थापना किसने की है? तो सिकंदर लोदी ने की थी, आपकी 1504 में। ठीक है, 1504 ईस्वी में। बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत सारे कार्य हैं, जिनमें से इसने एक क्या किया था? कुतुब मीनार बनवाई थी सबसे पहले, तो अपने गुरु की याद में कुतुब कुली आके कुतुब मीनार बनवाई थी। क्या बनाई थी? कुतुब मीनार। ठीक है, बनवाई थी इसके द्वारा एक मस्जिद बनवाई गई थी, जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम। क्या नाम था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी। इसको इसने जो हिंदू विष्णु भगवान का मंदिर था दिल्ली में, इसको तोड़वा करके बनवाई थी, कुब्बत उल इस्लाम मंदिर। ठीक, सॉरी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो थी, ये आपकी बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसने क्या किया था? इसने दिल्ली में एक मंदिर हुआ करता था भगवान विष्णु का, उसको तोड़कर बनवाया था। इसके अलावा इसने बनवाया है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान अजमेर में पड़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ये इसने बनवाया था, जो एक संस्कृत मंदिर था उसको तोड़ करके। ठीक है, और इसके बारे में कुछ उपाधियाँ हैं। एक इसकी लाख बख्श की उपाधि है। किसकी? लाख बख्श की। ठीक है, लाख बख्श की उपाधि है। इसके अलावा इसको पील बख्श की उपाधि भी है, पील बख्श की उपाधि। ठीक है, ये सारी की सारी उपाधियाँ किसकी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर ईसानी की बात की जाए तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न कह रहा है सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? तो बात करेंगे सितार और तबला के आविष्कार के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो के द्वारा, जो 13वीं शताब्दी थी। कौन सी? 13वीं शताब्दी के आसपास किसका आविष्कार हुआ था? सितार और तबला का आविष्कार हुआ था। ठीक है, जो निज़ामुद्दीन औलिया थे, ये आपके अमीर खुसरो के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, और निज़ामुद्दीन औलिया का एक फेमस नारा हुआ था, दिल्ली अभी दूर है। क्या है? दिल्ली अभी दूर है। ये किसके लिए कहा था? इसने कहा था किसके लिए? जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ अच्छे, इस तरह से कहा था। ठीक है, और निज़ामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा जंक्शन है, इसी नाम से है, इसको भी याद रखेंगे। जो रेलवे स्टेशन है
जंक्शन आपका दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया सबसे बड़ा है, इसको भी याद रखेंगे। बात करेंगे कालिदास के बारे में, इन्हें साथ ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारत का शेक्सपियर कालिदास, इसके द्वारा एक अभिज्ञान शकुंतलम नामक ग्रंथ लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। और ये किसका दरबारी कवि था? याद रखेंगे, ये आपका था जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त जो सेकंड था, इसका दरबारी कवि था। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, जिन्होंने क्या किया था? सितार और तबला का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आज का कह रहा है कि राज्य महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में साथी जो आपका महाअधिवक्ता होता है, जिस प्रकार आपका केंद्र में महान्यायवादी होता है, क्या होता है? महान्यायवादी होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य में एक महाअधिवक्ता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का सर्वोसर्वा का होता है, राष्ट्रपति होता है। हालांकि जो मुख्यमंत्री होता है, ये राज्य में क्या करता है? जो कार्य होता है उसका प्रमुख होता है। लेकिन जो राज्यपाल होता है वो कार्य का हेड, जिस प्रकार देश का राष्ट्रपति हेड होता है, उसी प्रकार स्टेट का क्या होता है? राज्यपाल हेड होता है। तो इसकी नियुक्ति जो होती है, सारी की सारी नियुक्तियां जिस प्रकार देश अपने देश के केंद्र लेवल पर राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार जो स्टेट लेवल की हैं सारी की सारी नियुक्तियां कौन करता है? राज्यपाल करता है। और कौन सा अनुच्छेद है इसके लिए? संविधान में एक प्रावधान है, अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि जो राज्य का महाअधिवक्ता होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री से अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चन आपका बनता है, अनुच्छेद 75 हमने देखा था। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 164 अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो संसद का अंग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो आपको याद रखना है, इस तरह से एक ट्रिक है, सरला। क्या नाम है? सरला नाम से, ठीक है। ये क्या है? संसद का, ये तो आपके संसद के अनुच्छेद है। क्या है? अनुच्छेद। लेकिन इसमें से एक ट्रिक बनती है राज्यसभा में, रास लो करके एक ट्रिक है। क्या है? रास लो, ठीक है, रास लो। तो राष्ट्रपति हो जाता है और राज्यसभा हो जाता है, लोकसभा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपको, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये किसके अंग हैं? संसद के अंग हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, जो आपका उपराष्ट्रपति है, ये आपका संसद का अंग नहीं है। सरला में बात की जाए, क्या है? संसद है, जिसमें आपका अनुच्छेद 79 है। रा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, जिसका अनुच्छेद 80 है। और लोकसभा का अनुच्छेद है 81। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये ट्रिक को, ठीक है। और राष्ट्र लो याद रखना है, क्या किसकी? संसद का अंग जो होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और आपको इस तरह से जो क्वेश्चन का प्रयास किया गया है आपके सामने, ये आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दिए। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, हम थोड़े समस्याओं में चल रहे हैं, ठीक है साथी। फिर भी आपकी क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए GS हब बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।